नमस्कार, न्यूज़ आपके सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज का विषय है शादी को कैसे सफल बनाया जा सकता है। इसको लेकर कई सारी बातें प्रचलित है। कोई कहता है मैरिज इज मेड इन हेवन, तो कोई कहता है शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो न खाए वो भी पछता है। अनेकों किस्म के भ्रम, अनेकों किस्म की फिलॉसफीज, थॉट्स है। इन सब को दूर करने के लिए आज हमने पंडित दिनेश शर्मा जी को फिर आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, शादी को लेकर कई सारी बातें होती हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी चला गया किसी साधु के पास और कहने लगा कि मेरा वैवाहिक सुख जो है वो काफी, मैं उससे पीड़ित हूँ, सुख नहीं मिलता वगैरह। तो उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि भाई एक और चटाई लगा दो। मतलब वो सारे 7-8 साधु जो थे वो भी वैवाहिक जीवन से त्रस्त होकर साधु बन गए थे। तो ये बताइए, शादी को सफल कैसे बनाया जा सकता है? विवाह को सफल बनाने के लिए सबसे पहले तो दोनों पक्ष के जो परिजन हैं, वर पक्ष के और वधु पक्ष के, लड़के और लड़की के माता पिता लोगों ने, जैसे जन्म कुंडली का हम अगर मिलान कर लेते हैं अच्छे ढंग से, तो आगे चलकर बच्चों को परेशानी न आए। और उसके बाद अगर विवाह किया जाए और कुंडली का मिलान करते समय कुंडली के जो सूत्र हैं, जो नियम हैं, उन पे ध्यान दें, भावना पर नहीं। बहुत से लोग भावनावश हो जाते हैं। जी, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि सूत्र क्या होते हैं और भावनाएं क्या होती है, इनको जरा विस्तार से। भावनाएं यानी लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, और फिर एकदम से जब दोनों पक्ष अच्छे हैं तो उनको लगता है कि लड़की के पक्ष को लगने लगता है कि लड़का अच्छा मिल गया, लड़के के पक्ष को लगता है कि पार्टी अच्छी है, दहेज अच्छा मिलेगा। ये भावनाएं होगी, ये भावनाएं होगी। लेकिन कुंडली के सूत्र ये बताते हैं कि उनके विवाह मिलते ही नहीं है। विवाह में जैसे समझ लो उनके गुण नहीं मिल रहे हैं, गण नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर जब वो ये हो गया कुंडली के सूत्र, तो परिजन क्या करते हैं कि पंडित लोग, जो गांव के पंडित लोग रहते हैं, वो पंडितों को बोलते हैं पंडित जी कुछ भी करो, शादी मिला दो। और वो चालू नाम से इधर उधर से तोड़ मोड़ को विवाह करा देते हैं। और फिर आगे चलकर दोनों पक्षों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुंडली का मिलान करते समय भावना से नहीं, कुंडली के सूत्रों का विचार करना चाहिए। जी, कौन कौन सी और सावधानी बरतनी चाहिए हमें? शादी की जब बातें होती है या कुंडली मिलाने की बात होती है या वधू वर दोनों आके एक दूसरे से मिलते हैं जी, इस समय कौन कौन सी और बातें पर सावधानी? जैसे कुंडली का तत्व देखा जाता है, कुंडली के गण देखे जाते हैं। अब गण समझ लो राक्षस गण है और देवगण है। तो राक्षस और देव में हमेशा विवाद होता रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर राक्षस लड़की का समझ लो देवगण है, लड़के का राक्षस गण है, तो जाहिर है कि दोनों के विचार नहीं मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार अग्नि तत्व है और वायु तत्व है। समझ लो लड़के का स्वभाव अग्नि तत्व का है और लड़की का वायु तत्व का है। तो लड़की शादी के विवाद जैसे भी कुछ भी बात बोलने जाएंगी तो लड़का एकदम से भड़क जाएगा और इसी को लेकर दोनों का वैवाहिक जीवन खराब होता है। तो आपका मतलब है कि जैसे अग्नि अग्नि या वायु वायु ये मैच होना चाहिए। हाँ जी, मैच। और अग्नि का संबंध, अगर अग्नि को शांत कौन करता है? पृथ्वी करती है। तो अगर लड़के का अग्नि है या लड़की का अग्नि है और लड़की का समझ लो पृथ्वी है या लड़के का पृथ्वी है, तो एकदम से ये चल जाएगा। एक बार का अगर नहीं मिल रहा है, बहुत अगर तकलीफ है, तो अग्नि और पानी का भी चलेगा। लेकिन जैसे पानी बुझाने के बाद भाप उठती है, छोटे छोटे उठते रहेंगे। लेकिन बाकी दूसरे भी मार्ग देखे जाते हैं उसमें कि जैसे ग्रह मैत्री एक उसमें होती है। ग्रह के गुण अगर अच्छे मिल रहे हैं तो ये सब चीजें निकल जाती हैं। तो कुंडली का मिलान करते समय हमने कभी भी ये भावना का नहीं, कुंडली के सूत्रों का सब अच्छे ढंग से ये करना चाहिए। मतलब सूत्र जो आप कहते हैं तत्व या फिर गण, ये सारी बातें मैच करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, पाश्चात्य देशों की बात करेगा जी, तो वहां तो ये सब कभी देखा नहीं जाता। कुंडली क्या है, क्या दोनों मिलते हैं, रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं, शादी हो जाती है और एक दिन एक रिसेप्शन भी दे देते हैं। साहब, आपने पाश्चात्य बहुत अच्छी बात कही है कि जहाँ तक मेरे पढ़ने की जानकारी और जो विदेश में लोग गए हुए थे, वहाँ के लोग संस्कार को नहीं, वहाँ पे ज्यादातर पसंद को ज्यादा महत्व देते हैं। वहाँ पे विदेश के अंदर संस्कार वगैरह ज्यादा ये नहीं होता है। वहाँ सुबह विवाह होता है और 2 दिन के बाद शाम को तलाक हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई मिलन, वहाँ ना भावनात्मक जुड़ाव होता ही नहीं है। भावना, संस्कार
और प्रकृति सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलेगी तो अपने हिंदुस्तान में मिलेगी, भारत में मिलेगी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि करीब 40-50 साल पहले जी यहाँ भी ऐसी कुछ कई शादियां हुई जहां उन्होंने ना जन्म कुंडली देखी, ना कुछ उनके विचार मिले, और बाद में बस एक दूसरे को पसंद आ गया, शादी कर ली, और फिर भी आज भी वो सफल है। तो ये आखिर ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो इन चीजों को बांधता है? जैसे पुराने लोग बोलते हैं कि विवाह का जोड़ा ऊपर से बन के आता है, और ऊपर से बन के आने के जो पुराने जो 40 साल पहले जो लोग हुआ करते थे उनके पास में यानी नियम था और एक अच्छी ये सब चीजें थी। और आजकल के यानी वो जो फर्क पड़ा है, जैसे विवाह के बहुत बार विवाह के पहले लड़के लड़की एक दूसरे से बात नहीं करते थे, उनके परिजन लड़की देख देख के और सब कराने के बाद में, पुराने लोग भी थे तो पूरी तरह से जानकारी निकालने के बाद ही विवाह करते थे, और फिर उसके बाद में विवाह जो होते थे तो सफल होते थे। लेकिन आजकल की जो 30 साल के 40-30 साल के बाद की जो पीढ़ी आई हुई है, तो उसके बाद में धीरे धीरे वैचारिक परिवर्तन आया है। जैसे हर 30 साल के बाद परिवर्तन आता है, इसका संबंध ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 40 साल 50 साल पहले जो पुराने लोग विवाह करते थे सफल होते थे, वहां पे पत्रिका मिलान नहीं हुआ लेकिन खानदान देखा करते थे, वहां पे उतना फैशन नहीं था, आधुनिकता नहीं थी। मतलब आपके संस्कार के ऊपर रोल प्ले करता है। जी जी। अक्सर जब हम लोग ये शादी की बात करते हैं या फिर बाद में जन्म कुंडली मिलाने के लिए किसी पंडित जी को या ज्ञानी पुरुष को बुलाया जाता है, तो कुछ ऐसे लफ्ज वो यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे हर्षल जी, पंचम, लग्न, सप्तम, ये क्या चीज है जो शायद उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आम दर्शकों के हिसाब से मैं पूछूं आपको, तो ये सब क्या चीजें होती है? जो पुराने कम पढ़े लिखे पंडित हैं जिनका एजुकेशन यानी 4वीं 5वीं 7वीं 8वीं तक हुआ, तो उनको सिर्फ 9 ग्रहों की जानकारी है। लेकिन प्लूटो, हर्षल और नेपच्यून, ये 3 ग्रहों का जो ये शोध लगाया गया, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। और उसके बारे में जानकारी नहीं रहने की वजह से उनकी गलती का परिणाम, वो पंडित गांव के जो देहात के पंडित हैं, मैं पंडितों के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको विचारों को, उनको इन 3 ग्रहों की जानकारी नहीं होने की वजह से वो कुंडली मिला देते हैं। जबकि हर्षल, आपने हर्षल का जो जिक्र किया है, 13 मार्च 1781 को विल्मय हर्षल नाम के वैज्ञानिक ने हर्षल नाम के ग्रह का शोध लगाया है, पता लगाया है। और हर्षल की क्वालिटी ऐसी है कि ये स्फोटक ग्रह है। स्फोटक ग्रह तमोगुमी, एकदम से गुस्सा आता है इसको, और इसका काम ही है हिंसा, तोड़ मड़ोड़ कर बिल्कुल विस्फोट करना, और पुरानी चीजों को नहीं मानते हुए नई आधुनिक चीज का निर्माण करना, ये हर्षल का काम है। तो विवाह के अंदर हर्षल को बहुत देखना बहुत जरूरी है। इसलिए हर्षल ग्रह की भी जानकारी जो मैंने आपको बताया, तमोगुनी ग्रह होने के साथ साथ अब हर्षल के साथ में और दूसरे अगर पाप ग्रह अगर जुड़ जाए, उदाहरण के तौर के ऊपर एक छाया ग्रह, वास्तविक देखा जाए तो राहु एक ग्रह नहीं है, एक छाया ग्रह उसको माना गया है शास्त्र में। तो अगर हर्षल के साथ अगर राहु आ जाए तो और सोने में सुहागा जो आता है, दोनों मिलकर सामने वाले जातक का नुकसान कर देते हैं। अक्सर जब जन्म कुंडली देखते हैं हम जी, एक चार्ट होता है जी जी, जिसमें ग्रहों की पोजीशन दर्शाया जाता जी है। जी जी। ये हम सूर्य के चारों तरफ जो 9 ग्रह है जी, इसको हम देखकर हम शायद वो कुंडली बनाते हैं। जी जी। लेकिन असल में जैसे अभी हाल ही में आपने हर्षल की बात की जी, या ऐसे और भी कई ग्रह होंगे जो अभी तक है लेकिन उसका आविष्कार नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पे एक पॉसिडॉन है जी, ग्रह, यानी 9 प्लैनेट्स के बाद ये 10th प्लैनेट पाया गया। ऐसे न जाने और कितने प्लैनेट होंगे। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो ये ग्रहों को हम हिसाब में लेते ही नहीं जी। तो क्या इस वजह से भी जन्म कुंडलियां नहीं मिलती, या फिर मिल भी गई तो फिर बाद में इसमें मतभेद होते वैवाहिक जीवन? कुल मिलाकर जैसे अभी तक का जो मैंने बताया, पुराने जो शास्त्रों के अंदर सिर्फ 9 ग्रहों का मिल रहा था ये, लेकिन अभी से जो ये 15-20 साल के अंदर जो चीजें सामने आई, हर्षल, प्लूटो, नेपच्यून का शोध हुआ है, तो अब नए ज्योतिष लोग जो भी हैं, बहुत से लोग तो हर्षल, प्लूटो और नेपच्यून का भी विचार करते हैं। तो इसलिए जो आपने नए ग्रह बताए, तो ये जो जिनका भी शोध कुछ लोगों को मालूम हुआ, कुछ लोगों नहीं, वो भी
इस कुंडली के ऊपर आक्रामक होते हैं। अगर मेरे को आप 9 आंकड़े दे दे जी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 कितना होता है, मैं उसका हिसाब करके दूंगा जी, वो एक्यूरेट आएगा जी। लेकिन मैंने आपको पूरे फिगर्स नहीं दिए और उसका टोटल में लगाने लगाऊंगा तो फिगर रॉन्ग आएगा। रंग बराबर है। तो इसलिए मैं इन ग्रहों को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो कहीं ये कारण तो नहीं कि वैवाहिक जीवन में ये सब आपत्तियां आती है। जी जी जी, हाँ। ये ग्रहों की वजह से। जी, ये जो जिन अपन 12 ग्रहों का हम लोग जो अभ्यास करते हैं, अभ्यास कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रकांड नहीं मानते, इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रहों की जानकारी हमको भी नहीं है, वो ग्रहों भी कुंडली के ऊपर, उस जातक के जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन के ऊपर असर पड़ता है। जी। आधुनिक जीवन है आज। जी जी, बिल्कुल सब लोग मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं। जी, लड़का लड़की को पसंद आ गया, लड़की लड़का को पसंद आ गया, ये सब बातें होती है जी, लेकिन इनकी कुंडलियां नहीं मिलती है। जी। तो इन हालातों में क्या होनी चाहिए? बहुत बार जैसे लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया और लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया और कुंडली नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो उनको 1-2 साल उनको अच्छा रहेगा, लेकिन पता चला फिर धीरे धीरे उनके वैवाहिक जीवन के अंदर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण वातावरण बनते चले जाता है। जी जी। लेकिन सर इनके पसंद नापसंद को अगर प्राथमिकता देकर अगर हम वो आगे बढ़ जाए शादी की तरफ अगर, तो इसका क्या असर पड़ता है उनके वैवाहिक जीवन पर? साहब, भावना से बोलते दिल और दिमाग, जो दिल से काम किया जाता है और दिमाग से नहीं किया जाता, तो उसमें पछताने की नौबत आती है। हमने भावना में बह के बच्चों की पसंद को प्राथमिकता देके अगर उनका विवाह कर दिया, 1 2 साल 5 साल 10 साल के बाद जब उसके कुंडली के मुताबिक 6वें स्थान की, 8वें स्थान की या 12वें स्थान की महादशा शुरू होगी, उस वक्त इनके दोनों के वैवाहिक जीवन के अंदर खटास पैदा हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में फिर उनको पश्चाताप होगा कि शायद हमने उस वक्त अगर ये गलत निर्णय नहीं लिया होता तो आज हमारे जीवन के अंदर ये बिखराव नहीं होता। तो भावना से लिया हुआ निर्णय हमारे को पश्चाताप की तरफ ले जाता है। इसलिए शास्त्र को महत्व देना चाहिए और शास्त्र के साथ साथ उसको आप, एक चीज है, एक पंडित से अगर आपने कुंडली मिलाई है, आपका समाधान नहीं हो रहा है, तो सेकंड ओपिनियन दूसरे पंडित से भी आप ले सकते हैं। ये उसका एक ऊपर है। बेखुदी में सनम आ गए हम, ये वाली बात हो गई। चलिए सर, एक बात बताता हूँ कि कई सारे लोगों को एक प्रकार से वो शादी तोड़नी नहीं है तो उनके अनेक किस्म के उपाय बताए जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को कहा जाता है अर्क विवाह कर लो, कुंभ विवाह कर लो। तो ये सारी चीजें क्या होती है और कहाँ तक ये सफल होते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत बार कि विवाह के 2 4 5 साल के बाद अचानक कारण चाहे कुछ भी हो, दुर्घटना हो या आकस्मिक बीमारी हो, उससे नवविवाहित उस पति की मौत हो जाती है या फिर नवविवाहित पत्नी की मौत हो जाती है। और ऐसी स्थिति में एक की पत्नी हो गई तो दूसरे का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इन चीजों को टालने के लिए जो अनुभवी पंडित हैं, ज्योतिष लोग हैं, मैं पंडितों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, जिनको बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं है, तो अपना स्वाभिमान, अपना मन में का थोड़ा सा, यानी जिसको हम घमंड बोल सकते हैं, लालच नहीं, और उनके ईगो बाजू करके अगर आके वो पूछें कि भाई इसमें अगर पंडित ये नहीं है, तो मैं उनको अच्छे ढंग से समझा सकता हूं कि कुंडली का मिलान करते समय हमने किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। आप समझ लो, उदाहरण के तौर पे सर्वविदित है, जिस व्यक्ति का विवाह 4 तारीख, जिस का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को हुआ हो, तो ये 4, 13, 22 और 31 ये तारीख जो है हर्षल और राहु दोनों से प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति में अगर लड़के की रही तो उसको वैवाहिक जीवन में तकलीफ आएगी, एक चीज। दूसरी चीज, अगर उसके कुंडली में हर्षल का योग है तो भी तकलीफ आएगी। तो इन सब योगों को टालने के लिए, आगे मैं आपको सबका एक एक गिनाऊंगा, तो इन सब को टालने के लिए लड़के का विवाह एक रीमैरिज यानी मैरिज करा दिया जाता है पीपल के डाली के साथ। मतलब असल शादी के पहले, असल शादी जैसे विवाह पक्का हो गया, जिसको हमने परीक्षा बोलते हैं, हिंदी में परीक्षा बोलते हैं, और विवाह के लिए अब 1-2 महीने बचे हैं या 1 महीना बचा है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा के बाद में और शादी के पहले उस लड़के का विवाह पीपल के डाले से करवा दिया जाता है। और ये पूरा विधान होता है,
सिर्फ गाजे बाजे नहीं होते, लेकिन मंदिर में विवाह होता है और उस पीपल की डाली को एक तालाब में, जिस तालाब में भगवान गणेश जी का मूर्ति का विसर्जन होता है, माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन होता है, अच्छे ऐसे तालाब में उस डाली का विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक उसके विपरीत अगर किसी लड़की का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को और 22 तारीख को और 31 तारीख को अगर हुआ हो तो उसको भी ये बात लागू होती है। अब आगे चल के लड़की को वैधव्य जीवन न जीना पड़े और उसको या तलाक की स्थिति निर्माण न हो, पति खत्म हो जाना या तलाक हो जाना, दोनों स्थिति में लड़की का नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में इस दोनों विवाह के 2 विवाह दिख रहे हैं उसमें, तो इसको टालने के लिए पंडित लोग कुंभ विवाह कराते हैं। कुंभ का मतलब है एक मटका, मटके से उस लड़की का विवाह मंदिर में करवा दिया जाता है। विधान पूरा वही रहता है, लेकिन बहुत बार भगवान श्री कृष्ण की छोटी मूर्ति के साथ भी कराते हैं, अच्छा। भगवान विष्णु की मूर्ति से भी कराते हैं और विवाह के बाद उस मूर्ति को पंडित को दान दे दी जाती है और जो घड़ा रहता है उसका विसर्जन पानी में कर दिया जाता है। 3 विकल्प हैं, एक तो कुंभ विवाह के अंदर मटके का उपयोग किया जाता है, या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ करा दिया जाता है, या भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ करा दिया जाता है। अब अर्थव्यवस्था में अगर कहीं तकलीफ आ रही है तो आप छोटा सा मटके से करवा दो, लड़की का चल जाएगा, लेकिन ये कराना बहुत जरूरी है। और ये कर दिया तो समझ लो एक शादी हो गई। आज दूसरा जब आप शादी करेंगे तो उस टाइम में उनका मैरिज आगे तक जाता है, सक्सेस होता है। लेकिन सर यहाँ फिर एक सवाल उठता है कि ये मेरे को मालूम था कि इस किस्म का दोष है कुंडली में, इस वजह से शादी से पहले ये मैंने करवा दिया। हाँ। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ये सब पता ही नहीं चलता, शादी की बात पता चलता कि इसमें ये दोष था, इन्होंने अर्क विवाह कहिए या कुंभ विवाह कहिए करवाना था, नहीं करवाया, तो शादी के बाद क्या उपाय है? फिर शादी हो गई है और फिर बाद में ये सब पता चल रहा है। बहुत सी जैसे समाज में भी बहुत सी बीमारी आपने देखा होगा, बोर्ड पे लिखा रहता है कि डॉक्टर से संपर्क करें, आपकी बीमारी नाम गुप्त रखा जाएगा जी। ऐसा हमने पढ़ा है विज्ञापन में। तो ऐसी चीज में जब लग रहा है कि अपने विवाह के अंदर, मैरिज लाइफ के अंदर कुछ तकलीफें आ रही हैं, तो उसका कुंडली का अच्छा परीक्षण करने के बाद में अगर पता चल रहा है हर साल के वजह से सब चीजें हो रही हैं, तो जो शादी के पहले हम ना करना चाहिए था, चुपचाप पंडित को बोलकर मंदिर में शादी करके ये प्रक्रिया कर लेनी चाहिए, यानी शादी के बाद शादी। और उसको एक तो शादी हो गई है, लेकिन ये शादी को बचाने के लिए कि इस ढंग से कर लीजिए, आपको तो मतलब है फायदे से, ऐसा है जी। फायदे के लिए आप चुपचाप उसका ज्यादा प्रचार न करें, ज्यादा उसका विश्लेषण न करें। अपने को लगा कि ये अपने से पहले कर लेना चाहिए। अब जैसे मूल नक्षत्र की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं रहती है और पता चला 30 साल के बाद उसको तो मूल का पता लगा है, तो उस समय भी लोग मूल की शांति कर लेते हैं जी। तो सर ये तो हो गई, अगर मेरे को पता था तो मैंने पहले ही करवा लिया, पता नहीं था बाद में करवाया मैंने जी। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया कि शादी के 1-2 साल तक पति पत्नी में बहुत अच्छा मेल जोल और विचार मिल रही है, सब मिल, लेकिन अचानक 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद इनमें वैचारिक मतभेद हो जाते हैं जी। तो वो किस वजह से होते हैं? हाँ, वैचारिक मतभेद आने का कारण सिर्फ हर साल ही नहीं होता है। हाँ। बहुत बार जैसे हम तो आज जैसे कुंभ विवाह, अर्क विवाह पे बात कर रहे हैं। हाँ। अचानक जैसे विवाह के बाद में किसी को शनि की 7.5 अगर चालू हो जाती है, दोनों में से पति या पत्नी किसी को भी, शनि जो ग्रह है अलगाववादी ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में वो स्थिति ऐसी बनती चलती है, दोनों के वैचारिक मतभेद, रोज रोज के झगड़े होना। तो ये भी देखा गया है लड़की को वर पक्ष के लोग उसके मायके में छोड़ देते हैं और समझ लो वही मनमुटाव चालू हो जाता है, इधर उधर से बातचीत हो जाती है, अब क्या करें क्या नहीं करें उसको समझाओ, और ऐसा करते करते 2.5 साल गुजर जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ वो 2.5 साल का एक पीरियड गुजरता है और ग्रह आगे बढ़ जाता है, तो वही पत्नी वही पति फिर एक ही साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ये ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों की वजह से होता है जी। लेकिन नौबत यहाँ तक भी आ जाती है कि इनके वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक की नौबत आ जाती है। तो फिर भले 2.5 साल गुजर गए होंगे या फिर बाद में उनका वो जो कंस्टेलेशन है वो बदल गया होगा, फिर भी तलाक की बारी आ जाती है। ये किस वजह से होता है? ये कुंडली में अगर हर साल लग्न में बैठा है और हमने उसका कुंभ विवाह वगैरह नहीं किया है या अर्क विवाह नहीं किया है, तो अगर लग्न के अंदर अकेला हर साल बैठा हुआ है तो ये तलाक की स्थिति आ जाएगी। 7वें स्थान में लड़की या लड़के के
हर साल बैठा हुआ है तो भी ये स्थिति आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार शुक्र ग्रह के साथ हर साल कुंडली के 12 स्थान में कहीं पे भी अगर बैठेगा तो भी स्थिति आएगी। अच्छा। शुक्र ग्रह के साथ हर साल कुंडली के किसी भी स्थान में बैठेगा तो भी ये स्थिति आएगी। ठीक उसी कार्य मन का और परिचय का कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ अगर हर साल कुंडली के किसी भी स्थान में अगर बैठेगा तो भी ये स्थिति आएगी जी। तो इन चीजों का शोध और पढ़ने के बाद में हमने ये देखा है कि ये आगे की परिस्थिति तलाक और दोनों के वैवाहिक जीवन को यानी कलहपूर्ण न हो, इसलिए हम छोटी सी प्रक्रिया अगर शादी के पहले कर लें, शादी के पहले और सगाई के बाद, तो शायद इन चीजों को टाला जा सकता है जी। ठीक उसी प्रकार आपने दूसरा सवाल किया था। हाँ। अगर किसी का विवाह हो गया और किसी को जानकारी नहीं, हर साल हो रहा है, जब आंख खुली तब सवेरा, हमको पता लग गया कि ऐसा हुआ है, हमको तो फायदे से मतलब है, हमको वैवाहिक जीवन को सफल बनाना है। इसमें क्या है कि पुरुष का तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी विभक्त रहने की नौबत आती है। पति को पत्नी मिल जाती है, पत्नी को दूसरा एक आधा ये मिल जाता है, लेकिन बच्चों को माँ बाप कहाँ मिलेंगे। तो इन सब चीजों को, दुखद वातावरण को टालने के लिए, विवादपूर्ण स्थिति को टालने के लिए हमने अगर थोड़ी सी सावधानी अगर ले ली तो शायद इन परिस्थितियों को टाला जा सकता है जी। हाँ। जी। लेकिन सर ये भी देखा है कि आपने कई सारे उपाय बताए कि ये कर सकते, वो कर सकते, हम सारी बातें हैं। रत्न धारण करना शुरू करते लोग तो फिर भी ये तकलीफें रहती है। हाँ। तो क्या रत्नों का एक कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन होता है या फिर बाद में एक पर्टिकुलर हिसाब होता है जिस वजह से उसको सफल बनाया जा सकता है? अब ये रत्नों के ऊपर आपने बात छोड़ दी। मैंने मेरे ज्योतिष के जीवन में रत्नों को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी। मेरा व्यक्तिगत ऐसा व्यक्तिगत मत है। हाँ। दूसरे लोगों की धारणा कुछ ऐसी होगी। हाँ। रत्न पहनने से अगर परिस्थितियां बदल जाती तो देश के चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते, लोग बड़े बड़े रत्न पहन के प्रधानमंत्री बनते, जनसभाएं नहीं होती और एकदम से होता है। रत्न का कुछ थोड़ा सा असर 5 या 10% उसके जीवन पे पड़ता है, लेकिन रत्न के ऊपर से ज्यादा बेहतर है कि वो अगर अनुशासन को अगर ज्यादा माने, उस अपने चरित्र को अगर अच्छा माने, एक डिसिप्लिन अगर मेंटेन करे। अगर हमने समझ लो रत्न से मिलने कि ये अगर पुखराज पहन लो और हम रॉन्ग साइड चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा। हमने कोई भी रत्न धारण कर लिया और किसी को से ठीक से अगर बात नहीं की तो जाहिर है कि सामने वाले से झगड़ा हो जाएगा। तो रत्न का एक थोड़ा सा उसका प्रभाव है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम अगर नियम का व्यवहार आपका डिपेंड करता है, व्यक्तिगत कैसा है। ये भी देखा गया है सर कि जैसे पति पत्नी जहाँ रहते हैं तो वास्तु दोष भी एक कारण हो सकता है जहाँ इनमें मतभेद होते हैं। जी जी। तो उसके बारे में कुछ जानकारी? हाँ जी, वास्तु दोष के बारे में एक ऐसा है कि वास्तु दोष के अंदर जहाँ पे भी अगर पति पत्नी रहते हैं तो पति पत्नी जिस रूम में भी रहते हैं तो भूल कर भी वहां पे बड़ा आईना न लगाएं जी। जैसे कि दहेज के ऊपर लड़की का पक्ष दहेज में देते समय अपनी बच्ची को ड्रेसिंग टेबल वगैरह देते हैं और उसके ऊपर बड़ा आईना लगा होता है। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल का काम सिर्फ 5 मिनट का होता है कि जब बच्ची तैयार होती है नहा धो के कंगे वगैरह फ्रेश होने के लिए 5 या 10 मिनट के लिए, लेकिन बाकी समय अगर आईना खुला रह गया तो प्रतिबिंब हो, तो उस आईने को एकदम से कवर कर देना चाहिए, पर्दा डाल देना चाहिए और पति पत्नी के रूम में बने तक आईना होना ही नहीं चाहिए, चाहे गोदरेज की अलमारी पे हो। क्या उसकी ड्रेसिंग तर्क क्या है? तर्क साहब ऐसा है कि उसके अंदर अपना एक प्रतिबिंब दिखता है जी, आईने के सामने जब हम खड़े रहे जी। अब इसको यानी जो पढ़ने में आया है, हाँ। इसके ऊपर कई विचार भी हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेरे पढ़ने में आया है कि आईने को राहु से देखा गया है। अच्छा। प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब का कोई हमारी छाया उसमें दिखती है। और ऐसे स्थिति में अगर किसी के बेडरूम में गोदरेज की अलमारी में हाँ। तो पति पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति दिखता है, जहां से पति पत्नी के संबंध खराब होना शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले हम पति पत्नी तो ठीक है, तो प्रतिबिंब दिखने वाली जो चीज है आईना, उसको क्यों ना झांकते, तो उसको पर्दा डाल दीजिए। ठीक उसी प्रकार बेडरूम के बारे में है, बहुत से लोग 2 गद्दे मिला के एक बेडरूम बनाते हैं। तो बेडरूम को भी अगर अपने को जीवन सफल बनाना है, वास्तु को अगर देखना है, तो गद्दा सिलवाते समय उसको अखंड बनाए, उसके 2 पार्ट ना हो, और चादर बेडशीट भी हो एक ही अखंड हो, डबल बेड की हो, उसके अंदर हो।
तो उससे चीजें अलावा इसके और कोई वास्तु दोष है जिस वजह वास्तु दोष में ये ऐसा और होता है कि अगर जिसके घर का संडास का दरवाजा पूर्व की तरफ में खुलता हो तो भी वहां पे कलह और शांति होगी, क्योंकि सूर्य की हम पूजा करते हैं। और सवेरे सवेरे उठ के अगर संडास का दरवाजा खुलेगा, उसकी सीट दिखेगी तो सूर्य का अपमान होगा, जो हमारी धार्मिकता से जुड़ा है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। सूर्य की रोशनी अगर डायरेक्ट संडास के ऊपर पड़ेंगी तो उसकी गैस बन के पूरे घर को बिखेरेगी, जो हमारे मन और विचारों को दूषित कर देगी। जी जी। तो इसलिए संडास का दरवाजा कभी भी पूर्व की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक उसी पर नैऋत्य कोण को, नैऋत्य कोण भी अगर उसमें नैऋत्य क्या है, पश्चिम और दक्षिण का जो कार्नर होता है, वहां पे अगर कोई भारी भरकम चीज है या दूषित कोना हो गया है या नाली है, गडर है, तो इसकी वजह से भी ये चीजें होती हैं। पति पत्नी के जीवन के ऊपर परिणाम पड़ता है। तो हम लोग जब हमारे पास लोग आते हैं, हम बोलते हैं ठीक है, बिना तोड़फोड़ के वास्तु करना है, तो वहां पे ऊर्जा पैदा करने के लिए हम लोग रोज शाम को 21 दिन तक वहां दिया लगाने की सलाह देते हैं उनको, जिस स्थान पे ये सब चीजें आ रही हैं। सुबह 11 बजे दही भात रखिए नैऋत्य कोण में, और शाम के समय में ठीक 7 बजे वहां दिया लगा दीजिए, लेकिन दिए में तेल इतना हो कि जो आधे घंटे में वो अपने आप दिया बुझ जाए, तो उससे उसका दोष दूर होगा नैऋत्य कोण का, और पति पत्नी के संबंध अच्छे बनेंगे। सर, इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा, और जो आपसे पूछना चाहते हैं तो वो उनकी तरफ से मैं पूछ लूंगा आपसे कि वास्तु दोष भी नहीं है, कुंडली भी सही है, और इसके बावजूद भी पति पत्नी में मतभेद है जी, या वैवाहिक जीवन उनका सुखमय नहीं है जी, तो ये किस कारण से हो सकता है? आपने अच्छा पूछा कि जो पंडित ने जो कुंडली पहले बनाई होगी बेस, बहुत बार कुंडली बनाते समय कुंडली गलत बनती है, और मिलाते समय हमें तो मालूम नहीं है, उस हिसाब से मिला रहे हैं। तो जो बेस है, अगर बेस ही अगर गलत होगा तो उसके रिजल्ट गलत आएंगे। एक्सरे का रिपोर्ट अगर एक्सरे मशीन में खराबी है और एक्सरे आ गया तो डॉक्टर ने अगर वहां पे इलाज कर दिया तो डॉक्टर की दोष नहीं है, मशीन का दोष है। और उसका यानी कुंडली बनाते समय जब भी हमारे पास आता है तो उस कुंडली का, अगर हाथ से बनी हुई कुंडली है तो अच्छे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से उसका परीक्षण कर लेना बहुत जरूरी है, तब कुंडली का मिलान करें, नहीं तो फिर ये आगे चल के ऐसी समस्याएं आएंगी। जी। समय के अभाव में मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक सुखमय जीवन के लिए कौन कौन से उपाय दर्शकों को आप जो? मैं दर्शकों को एक बताऊंगा, जो भी मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, कि मेरी तरफ अधिकांश अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, पुलगांव, इस तरफ के लोग, दर्शक लोग आते हैं और फोन करते हैं, और जो भी अपने बच्चे और बच्चे का जीवन अच्छा चाहते हैं, और उनके कुंडली का अगर परीक्षण के बाद अगर उनको लगता है कि इसमें द्विभार्य योग है या ऐसा कोई दोष है, तो वे आपके नजदीक पास में ही चांदोर रेलवे एक गांव है अमरावती जिले में, तो चांदोर रेलवे में एक पंडित संजय पांडे करके हैं, उनसे आप संपर्क करें। चांदोर रेलवे में बालाजी के मंदिर के वो पुजारी हैं, उनसे संपर्क करें तो कर्क विवाह और कुंभ विवाह करवाते हैं, जिससे बहुत से दोष टाले जा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। उम्मीद करते हैं कि अगले कार्यक्रम में हम पंडित जी को फिर किसी और अच्छे विषय पर फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।